नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो क्लास 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हम 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ यूक्लिड द्वारा दी गई मुख्य अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे कि ये अभिग्रहित क्या चीज़ होती है और अभिधारणाएं क्या चीज़ होती है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। ज्यामिति के अंदर कुछ ऐसी परिभाषाएं थी, कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं थी और यूक्लिड ने उन शब्दों को परिभाषित ना करते हुए उन्हें काल्पनिक रूप से सही मान लिया। तो वे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? तो नंबर 1 उसमें है कि भाई एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। ये अगर देखा जाए तो व्यापक रूप से बिल्कुल सत्य है कि भाई बिंदु वह छोटे से छोटी आकृति होती है जो पेन या पेंसिल की नोक से बनती है और उसका कोई और भाग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लीजिए हमने कोई बिंदु बना दिया, जैसे इस प्रकार से हमने ये छोटा सा बिंदु लगाया है, तो इसका ये याद रखना जरूरी है कि ये सबसे छोटी आकृति है, पेन या पेंसिल की नोक से बनाई और इसकी और कोई परिभाषा को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको मापा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से नंबर 2 जो है कि भाई एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी रेखा जो होती है वो एक प्रकार से लंबाई होती है और उसे अपरिमित रूप से कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके दोनों ही तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाने पर अंत में हमें दोनों सिरों पर बिंदु ही प्राप्त होते हैं। तो नंबर 3 देखिए कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे जो अगर मान लो अंत में अगर 2 बिंदु लगाए हुए हैं तो वो रेखा खंड होता है, लेकिन जो रेखा होती है वो भी क्या होती है, वो भी अनंत दूरी तक बढ़ाने के बाद जब उसके अंतिम सिरे हमें प्राप्त होंगे दोनों तरफ, वहाँ पे हमेशा 2 अनंत यानी अंत बिंदु ही प्राप्त होंगे। नंबर 4 जो है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो ध्यान रखें कि एक जो रेखा होती है वो रेखा और उस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं वो सब बिंदु उसी रेखा पर स्थित होते हैं, न कि रेखा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, तो फिर वो रेखा क्या करेगी, वो रेखा अपने ऊपर स्थित सभी बिंदुओं के सपाट रूप से यानी साथ साथ हमेशा चलती रहेगी, अपने बिंदुओं से दूर नहीं हटेगी। नंबर 5 एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी जो पृष्ठ होता है, ठीक है, उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। तो ये नहीं है कि भाई यूक्लिड ने ये मान लिया कि पृष्ठ वो होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लंबाई बड़ी हो और चौड़ाई छोटी हो। ये कभी कभी ये भुजाएं है वो बराबर भी हो सकती है। मतलब ध्यान रखें, जो पृष्ठ है, ठीक है, वो इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई या भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ रहता है और अंदर की जो जगह होती है उसको हम पृष्ठ नाम देते हैं। नंबर 6 पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी अगर हमने पृष्ठ बना दिया तो उस पृष्ठ का ध्यान ये रखना है कि उसके चारों तरफ की जो किनारे या जो भुजाएं होती है, ठीक है, वो हमेशा रेखाएं ही होती है। जैसे त्रिभुज बनाया, चाहे चतुर्भुज चाहे पंचभुज, तो उसकी बंद आकृति के अंदर जो है वो उसका पृष्ठ है, लेकिन उसके चारों ओर स्थित उनके जो किनारे हैं वो हमेशा रेखाएं ही होती है। नंबर 7 एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ध्यान ये रखना है कि जैसे कोई समतल पृष्ठ है तो वो उसके उस पृष्ठ के जितने भी किनारे हैं, जो रेखाएं हैं, वो उन रेखाओं के साथ हमेशा सपाट रूप से स्थित होता है। मतलब जैसे रेखाएं मान लीजिए कि इस प्रकार से हमने मान लो कोई आकृति बना ली, जैसे ठीक है ये आयत बनाया हमने, तो इस आयत के अंदर ये जो समतल पृष्ठ होगा ना वो अपने इन चारों ही किनारों के साथ सपाट स्थित होगा। इन चारों किनारों से वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ धंसा हुआ कभी नहीं होगा। वो अपने पृष्ठ के यानी अपने किनारों के साथ हमेशा सपाट रूप से स्थित रहता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड ने ये 7 ऐसी परिभाषाएं ली है जिन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमेशा व्यापक रूप से सत्य ही होती
है। तो यूक्लिड ने अपनी जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ ऐसे गुण दिए या उन गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की, और ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। तो ध्यान रखें, हमने पहले ही बता दिया है कि वो आपको सर्वव्यापी सत्य माननी है, यानी उन्हें परिभाषा की, उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। यूक्लिड ने क्या किया कि ये जो बातें थी जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उसकी कल्पना कर ली जाए तो वो भी सर्वव्यापी सत्य मानी जाती है, उसे दो वर्गों में बांट दिया। जो पहला जो है वो होता है अभिग्रहित, और दूसरा जो है उसे हम अभिधारणा नाम देते हैं। तो यूक्लिड ने इनको अभिग्रहित और अभिधारणाएं नाम दिया। अब उन्होंने क्या किया कि भाई अभिधारणा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, यानी जो हमारी गणित की ज्यामिति से संबंधित जो भी बातें थी जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है लेकिन बिल्कुल सत्य थी, उनको जो नाम दिया गया है वो है अभिधारणा नाम दिया गया। दूसरी ओर सामान्य कुछ ऐसी अवधारणाएं थी, ठीक है, जिन्हें प्रायः अभिग्रहित नाम दिया गया, और वे कल्पनाएं कौन सी थी? जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं होता है। मतलब दोस्तों ये है कि भाई जो ये अभिग्रहित थी वो कुछ ऐसी कल्पनाएं थी जिनका गणित के साथ साथ दूसरी विषयों से भी संबंध था, और हो सकता है उसका हमारी जो निजी जिंदगी जुड़ी हुई है उसका भी उससे संबंध हो सकता है। वो होते हैं अभिग्रहित, यानी अभिग्रहित यानी कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी परिभाषाएं जिनका केवल गणित की ज्यामिति से संबंध ना होकर अन्य विषय से भी संबंध हो सकता है। यूक्लिड द्वारा दिए गए कुछ अभिग्रहितों को पढ़ते हैं जिनको बिना उनके क्रम में दिए अनुसार हमें नीचे दिया गया है और हमें पढ़ना है। इनको सही क्रम से लिखा हुआ नहीं है, यानी ये वो बातें हैं जो ज्यामिति के साथ साथ अन्य विषय से भी उनका संबंध हो सकता है। नंबर 1, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं अलग अलग, ठीक है, और वो किसी अन्य जो तीसरी वस्तु है उनके साथ वो दोनों वस्तुएं हैं वो क्या है? बराबर है, तो वे क्या होती है? आपस में भी बराबर हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास ये इस प्रकार से तीन चीज़ें हमारे पास है, और इसमें से क्या है कि हमने ये देखा कि जो पहली चीज़ है वो दूसरी चीज़ के बराबर है, और जो तीसरी चीज़ है वो भी दूसरी चीज़ के बराबर है। तो ये जो चीज़ें दोनों है पहली और अंतिम, वो भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब देखिए नंबर 2 है कि भाई वे यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो वे पूर्ण के भी बराबर भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई यदि बराबरों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है ये 2 और ये 2, ये दोनों कैसी है? बराबर, ठीक है। फिर मान लीजिए एक और चीज़ है 3 और 3, और वो भी क्या है? आपस में बराबर। लेकिन अब बराबरों को यदि बराबरों में जोड़ दिया जाए, 2 और 3 को जोड़ दिया कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे वापस 2 और 3 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये भी कैसा होगा? आपस में बराबर। मतलब बराबर चीज़ें हमें दिख रही है, फिर उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो जो प्राप्त होने वाली जो नई चीज़ होगी वो भी आपस में बराबर होती है। तो ये हो गया इस प्रकार से नंबर 2। नंबर 3 में देखिए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे कि भाई 6 बराबर 6 लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 3 बराबर 3। अब बराबर दोनों है ऊपर और नीचे, अब घटा लिया जाए, 6 में से 3 घटाया क्या बच गया? 3, और वापस 6 में से 3 घटाया यहाँ पे तो क्या बच गया? 3। तो नई जो चीज़ प्राप्त होगी वो भी हमेशा बराबर ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से नंबर जो 4 है उसमें है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। ध्यान रखें दोस्तों, संपाती। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेखा है या रेखाखंड है, और वापस दूसरी रेखा या दूसरा रेखाखंड उसी रेखाखंड के जस्ट ऊपर आ जाए, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या होता है कि भाई रेखा के ऊपर रेखा आ जाती तो हमें तो वहाँ पे केवल एक रेखा ही नजर आती है। तो इसका मतलब ये कि जो संपाती रेखा उसके ऊपर आई है उसके कारण वो हमें एक ही दिखाई देती है। मतलब वो संपाती रेखा है, वो कितनी भी रेखाएं अगर इसके ऊपर खींच ली जाए तो वे सभी संपाती रेखाएं अपनी पहली रेखा या सभी रेखाओं के वो बराबर ही होती है। नंबर 5,
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए हमारे पास ये रेखा नज़र आ रही है पूरी, इसमें से यदि उसका एक टुकड़ा करके उसे अलग कर लिया जाए, मान लो ये टुकड़ा हमने इसका अलग कर दिया है, तो ये टुकड़ा जो आएगा वो अपनी हमेशा अपने से पूरे भाग से यानी पूर्ण से हमेशा छोटा ही प्राप्त होगा, और ये जो पूर्ण चीज़ है वो हमेशा अपने टुकड़े से बड़ी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई गणित में ही ऐसा होता है, कहीं पे भी देखा जाए कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। हमारे पास कोई पूरी चीज़ है, उसमें से उसका यदि भाग या टुकड़ा ले लिया जाए तो वो टुकड़ा हमेशा छोटा होगा और पूर्ण भाग हमेशा बड़ा होगा। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, यदि एक ही वस्तु का यदि कोई दुगुना ले लिया जाए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है कितना 5, ठीक है, इसका हमने मान लो डबल कर दिया, कितना आ गया 10। फिर आपके मन में आया, आपने और इस 5 का डबल कर दिया, कितना हो गया 10। अब डबल करने के बाद 5 का डबल यहाँ पे किया, 5 का डबल यहाँ पे किया, तो डबल यानी दुगुना करने के बाद जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं वो आपस में कैसे होंगे, हमेशा बराबर होंगे भाई। छोटे मोटे तो छोटे या बड़े तो हो नहीं सकते। तो ये हो गया नंबर 6। इसी प्रकार से नंबर 7, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु या कोई संख्या है या कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 8, इसका अगर मैं आधा करूं कितना प्राप्त हो जाएगा 4। एक बार उसी 8 का मैं और आधा कर दूं तो क्या होगा 4। तो हम देख सकते हैं कि आधा करने के बाद भी वे दोनों आपस में क्या रह जाते हैं, बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि केवल संख्याओं के लिए सत्य है, अगर हम किसी और चीज़ के लिए भी लेते हैं तो ये सारे जो अभिगृहित है वो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य होंगे ये सभी बातें, ठीक है। इन्हें केवल गणित विषय से जोड़ना जरूरी नहीं है। अब अभिधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अभिधारणा नंबर 1 कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई 2 बिंदु है इस प्रकार से, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली केवल और केवल एक ही सरल रेखा होती है। ज़रूर ध्यान रखें। हाँ दोस्तों, अगर सरल रेखा नहीं है और इस प्रकार से अगर मिलाते हैं तो हमें अनेक ऐसी, ठीक है, वक्रीय रेखाएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखें सीधी रेखा अगर खींची जाए और 2 बिंदुओं को मिलाया जाए तो इस ऐसी केवल और केवल एक ही रेखा होती है। और यूक्लिड ने पहले ही बताया है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे कुछ ऐसे पद है, परिभाषाएं हैं जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा सर्वव्यापी सत्य ही मानी जाएगी। अभिग्रहित 5.1 कि भाई दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा गुजरती है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 इस प्रकार से यहाँ और यहाँ बिंदु लगे हैं, उन दोनों को यदि सीधा मिला जाता है तो वो रेखा होती है। और ध्यान रखें उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये केवल और केवल एक ही ऐसी रेखा होती है, उसके अलावा कोई दूसरी रेखा नहीं हो सकती, यानी ऐसी केवल अद्वितीय रेखा होती है। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई और दूसरा ना हो। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली केवल और केवल एक ही सीधी रेखा हो सकती है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे रेखा में यानी जो आकृति में दर्शाया गया है कि यहाँ पे हमें एक बिंदु P नज़र आ रहा है और एक बिंदु Q नज़र आ रहा है, वैसे बिंदु P से अनेक रेखाएं हमें गुजरती हुई नज़र आ रही है, बिंदु Q से भी अनेक रेखाएं गुजरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम वहाँ पे देख सकते हैं कि भाई बिंदु P और Q को अगर आपस में मिलाने वाली कोई रेखा देखी जाए तो ऐसी केवल और केवल ये एक ही रेखा है, इसके अलावा कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आ रही है। मतलब 2 बिंदुओं से गुजरने वाली या 2 बिंदुओं को मिलाने वाली केवल और केवल एक ही अद्वितीय रेखा होती है। अभिधारणा 2 में कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हमें आकृति में नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक शांत रेखा, ध्यान रखें दोस्तों, शांत रेखा का मतलब होता है रेखाखंड। ये जो रेखाखंड ए बी हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस रेखाखंड के ये जो सिरे हैं ए और बी, इनको अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, दोनों सिरों की तरफ अनंत रूप से बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन यूक्लिड ने इन सभी परिभाषाओं को, ठीक है, कल्पना मानते हुए इसे सर्वव्यापी सत्य माना है, इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, तो ये ए बी एक रेखाखंड था और इसको दोनों सिरों पर है वो अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा संख्या 3 किसी को केंद्र मानकर, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसको मान लीजिए हमने केंद्र मान लिया तो उसके चारों ओर इस प्रकार से हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींच सकते हैं और जो हमारा मन करे उस त्रिज्या से हम आराम से खींच सकते हैं। मतलब एक बिंदु को केंद्र मानकर
किसी त्रिज्या का भी वृत्त खींचा जा सकता है। ये अभिधारणा संख्या 3 है। अभिधारणा संख्या जो 4 है वो क्या लिखा है कि भाई सभी समकोण परस्पर समान होते हैं। ध्यान रखें, कितने भी यदि समकोण बना दिए जाए, क्योंकि समकोण का एक निश्चित मान होता है और वो होता है कितना डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। चलिए, ये हो गया नंबर 4 अभिधारणा। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की अभिधारणा। देखिए, नंबर 5 अभिधारणा क्या बोल रही है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये योग दो समकोणों से कम होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, लेकिन इससे पहले लिखा ना, एक रेखा है वो इस पर सीधी है, वो दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर। अब मान लीजिए ये जो हमने रेखा खींची है, ठीक है, इसे त्रियक रेखा कहा जाता है। और इस रेखा के मान लीजिए एक ही ओर, ठीक है, या तो फिर दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ। मान लीजिए हमने दाईं तरफ के कोणों को भी जोड़ा और बाईं तरफ जो अंतःकोण बने हैं उनको भी जोड़ दिया। जिस तरफ का कोणों का जो जोड़ है वो दो समकोणों से कम, मतलब दोस्तों 180 डिग्री से कम होगा। दो समकोण मतलब 180 डिग्री। और जिस यानी जो ये तिरछी रेखा में नजर आ रही है जो दो रेखाओं से गुजर रही है, इस तिरछी रेखा के एक तरफ ये जो हमें अंतःकोण नजर आ रहे हैं, यदि इन अंतःकोणों को यदि, ठीक है, जोड़ लिया जाए और वापस मान लीजिए इन यहाँ जो इधर अंतःकोण है उनको जैसे ही हमने जोड़ा और वो जोड़ यदि 180 डिग्री से कम आता है, तो उस तरफ वो दोनों रेखाएं अनंत दूरी तक बढ़ाने पर या कुछ दूरी तक बढ़ाने के बाद में आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। तो वो आपस में है वो आगे जाकर मिल जाती है। और जिस तरफ अंतःकोणों को जो जोड़ा और वो जोड़ यदि 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ ध्यान रखें उस तरफ की रेखाओं को हम कितना भी बढ़ाएंगे तो वे कभी आपस में मिलेंगी नहीं, वे एक दूसरे से दूर चली जाएगी। 5वीं अभिधारणा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी 5वीं अभिधारणा के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि भाई दो रेखाएं कब समांतर होती है। ये 5वीं अभिधारणा है, लेकिन दोस्तों इसी 5वीं अभिधारणा के आधार पर दो रेखाएं कैसे समांतर होती है, उनको हम समांतर रेखाओं के रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वो दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। Right.